और क्या जानते हो, ये जब टर्म सामने आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो क्या दिमाग में आता है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ये टर्म में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो उसका मीनिंग आपको नहीं पता। ह्यूमन नहीं पता है, कैपिटल नहीं पता है, फॉर्मेशन वर्ड का एक कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल एक रिसोर्स होता है एक रिसोर्स है जिससे कि वो ग्रो कर सकते हैं उनकी स्किल्स पे बेसिस है और उनकी नॉलेज पे बेसिस। स्किल बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है और पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन, ये बोला तुमने। और बताओ और क्या समझ में आ रहा है? सबकी तरफ से कुछ ना कुछ आना चाहिए। अरे थोड़ा सा तो सोचे, आप लोग सब ह्यूमन रिसोर्स हो, आप सब लोग ह्यूमन रिसोर्स हो, किसी भी कंट्री में अपनी इकोनॉमी के लिए ह्यूमन रिसोर्स हो। आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों आपको पढ़ाते हैं? ताकि आप अपनी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करो, ठीक है? आप अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओगे तो इनडायरेक्टली उस अर्निंग कैपेसिटी से ओवरऑल इकोनॉमी की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना? अगर आप एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, ठीक है ना, आप फिजिकली मेंटली फिट रहोगे तो आप ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाओगे इकोनॉमी में। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कहता है कि हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज हैं, हाउ स्किल, नॉलेज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज्ड। ये सब किसी भी ह्यूमन रिसोर्स में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो हमारे पास हमने कहा सबसे पहला तो एजुकेशन है। एजुकेटेड पर्सन और लिटरेट पर्सन में क्या डिफरेंस है? What is the difference between literate and educated person? लिटरेट पर्सन जो कि मतलब जैसे रीडिंग आती है 7 years एंड अबव एज पे, तो उसे लिटरेट पर्सन हम बोलेंगे। एक एजुकेटेड पर्सन ये कि वो अपनी एजुकेशन को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पा रहा है। अनलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा है, अनएजुकेटेड मतलब एजुकेटेड जो कमा रहा गंवा रहा, पढ़ा लिखा गंवा रहा। एजुकेटेड पर्सन के पास बेटर लाइफ चॉइसेस होती हैं, अच्छे से और कुछ कर सकता है। लिटरेट पर्सन इज हु कैन रीड एंड राइट, बेसिक, ठीक है, रीड एंड राइट तो कर सकता है, वो लिटरेट पर्सन है। लेकिन एजुकेटेड पर्सन जो इसके पास स्किल है, जो किसी भी अपनी इकोनॉमी में एज अ वर्कर काम कर सकता है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो डिसीजन मेकिंग ले सकता है, ठीक है, जिसके पास लाइफ स्किल्स हैं, वो सब एजुकेटेड है, ठीक है। जिसके पास सोशल स्टैंडिंग है, जो प्राइड से बात कर सकता है, जो अपनी लाइफ में कुछ बेटर चॉइसेस ले सकता है, जिसके पास कुछ इनोवेशन करने के लिए अंदर से दिमाग होता है। तो तुम खुद को क्या मानते हो, लिटरेट या एजुकेटेड? आई एम वेरी एजुकेटेड। You are not educated. You are just a literate person. Just a little, yes. तुम लोग ना तो ये सोच पाते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ना तुमको स्टैंडिंग लेनी आती है ना। हाँ तो दिल की तो सुनो। एजुकेटेड वही है कि आपका दिल अगर ये कह रहा है कि इसका खून कर दो, तो क्या खून कर दोगे? नहीं। तो दिल की सुनने के साथ दिमाग को भी इस्तेमाल जो करे उसे हम कहते हैं एजुकेटेड। मैं बताती हूँ, मेरी दादी she was illiterate, she can't write read anything, but फिर भी मैं कहूँगी वो एजुकेटेड तो थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लाइफ स्टैंडिंग थी, डिसीजन मेकिंग स्किल थी, एम्पैथी थी, सिंपैथी थी। वो एक पढ़े लिखे डिग्री वाले से ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकती थी, इनोवेटिव आइडियाज उनके पास बहुत होते थे। उनके सामने सिर्फ ये रोना लेके बैठते थे कि अम्मा ये चैप्टर ना लर्न नहीं हो रहा। कहती क्यों नहीं हो रहा? ऐसे पूछती थी वो, क्यों नहीं हो रहा तुझे यार? मैंने कहा ये ना बहुत मुश्किल है, ये इसमें इतनी सारी चीजें हैं। आई रिमेम्बर बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर था,
तो चलो माइक्रो के डायग्राम्स की बताती हूँ तुम लोगों को। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमिक्स से जोड़ के बताती हूँ, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में हुआ करती थी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स थे। तो मैंने कहा कि अम्मा ये जो डायग्राम्स है ना ये नहीं बनते, कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ इसमें। तो कहती है अब उनको डायग्राम देख के तो समझ में आ ही रहे थे ना, एक जैसी शेप, मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट तो पता ही था ना कि ये मैच कर रहे हैं, दो डायग्राम एक जैसे हैं। मुझे कहती सही वाला दिखा। मैंने कहा देखो ये सही वाला है जो मैम ने कॉपी में बनवाया, लेकिन मैं ना हर बार जब बिना देखे बनाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ और मैम नंबर काट लेती है। तो मुझे कहती है ले 10 बार बना, तो इनने ले 10 बार बनना मेरे सामने बैठ के। मैंने बनाए 1 2 3 4 उन्होंने गिने और फिर वो मेरे को ऐसे जोड़ के, तूने इसमें कॉपी में यहाँ कुछ लिखा है जो यहाँ नहीं लिखा, मतलब she can't read, she can't write, but वो उस डायग्राम को मैच करके ये तेरी लाइन टेढ़ी जा रही है ज्यादा, तेरी इसकी तो लाइन कम टेढ़ी जा रही है, समझ रहे हो। उनको ये वाली विजुअल पावर से उन्होंने मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के डायग्राम की रोज लेकर बैठ के इतनी प्रैक्टिस करा दी कि मैं अगर नींद में भी डायग्राम बनाऊं तो मेरा सही डायग्राम बनता था। रूल क्या था उसके पीछे? प्रैक्टिस। उन्होंने कुछ नहीं करा, 10 बार बनवाए और ये पेज फाड़ा फेंका, दूसरे बना। प्रैक्टिस किया करो। एक्चुअली मैं वही कह रही हूँ कि एक लिटरेट पर्सन, हम कहते हैं कि एक लिटरेसी पहले आती है एजुकेशन बाद में, नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप लोग सब लिटरेट ही हो भी, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें पढ़ना है तो हमें अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना। किसी पे एहसान नहीं कर रहा तुम पढ़ के, ना अपने माँ बाप पे ना मुझ पे। अगर ऐसा कोई ख्याल दिमाग में है कि किसी पे एहसान कर रहे हो तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पाल सकते हैं तो वो अपने को तो पाल ही लेंगे बुढ़ापे में भी। और मैं तो ये बोल दूंगी मैंने तो पढ़ाया था, नंबर नहीं आता यार, मेरा ज्ञान बदनाम हो मैं इसमें। तो द पॉइंट इज कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन अगर होती है तो आपको ये पता लगता है कि लाइफ में चॉइसेस कैसे लेनी है, बेटर लाइफस्टाइल कैसे लेना है। आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होने से आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल रख सकते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल का ये एक बहुत ही मेजर सोर्स है एजुकेशन। अब सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलता, एजुकेशन के साथ साथ हमारे लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ पे हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इन्हें हम कहते हैं कि हाउ ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म्ड, हाउ ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म्ड या सोर्सेस। What are the different sources of human capital formation? Education, health. Health में हम mental health and physical health दोनों की बात करते हैं। और क्या बात करते हैं? Training. मैम तो ये सब तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही होगा ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट किसमें करोगे बताओ? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन यानी कि एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर इन हेल्थ या इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा बोलो ना इन्वेस्टमेंट। भाई तो मैं कह रही हूँ तुम लोगों ने टर्म्स बोली, उन टर्म्स को रिलेट भी तो करो। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन सेक्टर, जैसे कि अभी एक टास्क फोर्स पूरी बना दी गई है, बनाई गई ना, कि जो भी ये पेपर्स लीक हो रहे हैं इनके लिए टास्क फोर्स बना दी गई। उस टास्क फोर्स का काम क्या है, ये चेक करना कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ लीकिंग दिस पेपर। कोई भी पेपर जो लीक इतने ज्यादा हो रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज को ढूंढना और उस रूट कॉज पे काम करना, और जो भी उसके ऐसे लोग हैं उन लोगों को टारगेट करके उन पे एक्शन लेना। तो उस रिसर्च को करना, वो आइडेंटिफाई करना, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, ठीक है। तो जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे या ट्रेनिंग पे। अब ट्रेनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। आप लोग जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो अभी क्लास 12 में, वो सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आते हैं। उससे आप लोग आधे लोग खुद बनाते हो, आधे लोग कहीं से बनवा लेते हो, ठीक है ना।
नहीं, कुछ बनाते भी होंगे सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ खुद बना रहे हैं, कुछ बाहर से बनवा रहे हैं। जो खुद भी बना रहे हैं वो या तो चैट जीपीटी पे डाल के उसे कॉपी कर रहे हैं या किसी दूसरे की फाइल से एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। मुश्किल से 0.01% ही बच्चे ऐसे होंगे जो खुद बना रहे होंगे, उन्हें कहा जाता है पागल, है ना। जो बेचारे बच्चे खुद सीखने के लिए, और टीचर्स उन्हें नंबर भी नहीं मिलते क्योंकि जिसने खुद बनाया उसमें कमियां भी होंगी, उस बेचारे को नंबर नहीं मिलते। ये बड़ी हमारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, यही तो एजुकेशन सेक्टर की प्रॉब्लम चल रही है हमारी, क्योंकि जो एक्चुअली में कर रहा है उसके पे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो, काम करते करते सिखाओ, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। फिर माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है इस जगह से इस जगह पे जाना। अब ये अर्बन है और ये रूरल है। अगर कोई अपने गुड हेल्थ, गुड वेलबींग के लिए अर्बन से रूरल में जा रहा है, तब तो हम उसे कहेंगे कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, बल्कि वो अपनी वेलबींग के लिए जा रहा है। लेकिन अगर वो रूरल से अर्बन में जा रहा है तो जॉब सर्च के लिए जा रहा है, एजुकेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। तो वो एजुकेशन के लिए, जॉब हंटिंग के लिए रूरल से अर्बन में जा रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो रहा है। तो माइग्रेशन मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर जॉब और हायर एजुकेशन, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? तुम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, ये सब बातें बोली थी ना, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। तो होता क्या है, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो हमारी प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है? क्योंकि जो भी एजुकेटेड पर्सन है वो अपने स्किल एंड नॉलेज अप्लाई करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, इनोवेशंस करेंगे। जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा वो इनोवेशन करेगा कि कैसे हम इस काम को जल्दी और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम एआई का भी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एआई के अगेंस्ट बोलने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, जो उसके कॉन्स है वो तो है ही, अभी हम कॉन्स पे बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ प्रॉस पे बात करते हैं। तो उसके प्रॉस क्या है कि अगर मान लो कोई चैप्टर है, अब जैसे कई बार बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जॉब में हैं, अब वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। तो मुझे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो ऑलवेज से कि मैम हमने तो क्या किया, अपना वो पीडीएफ पूरी 200 पेज की एआई पे डाली और उसे बोला इसे ब्रीफ कर दे 30 मिनट्स रीडिंग के हिसाब से। उसे ब्रीफ करते वो पढ़ा तो पेपर में इतना हो गई, पेपर में लिखा है, आइडिया मिल गया कि सब्जेक्ट क्या है। अब अगर तुम लोग ये करोगे तो दिस इज बैड, क्योंकि अभी तुम उस फाउंडेशन लेवल पर हो। लेकिन एक जिसका फाउंडेशन बन चुका है, जो अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, वो अपने सिर्फ थोड़ी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए दिस इज गुड, ठीक है। मैं एक और चीज बताती हूँ, अभी मेरे को रिसेंटली एक नई चीज पता लगी कि जैसे एक मैं टेबल बना रही थी, मुझे ये था कि मुझे इस टेबल में डायग्राम बनाना है, मुझे फ्लो चार्ट, मुझे उसमें ये चाहिए। और मैं फ्लो चार्ट बनाने में बड़ी मेहनत कर रही हूँ, मैं नहीं कंप्यूटर वर्क, तो मैं फ्लो चार्ट बनाने में बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला आपको अपने फ्लो चार्ट में कौन से हेड और सब हेड चाहिए ये देख लो। मैंने कहा मुझे ये हेड चाहिए, ये सब हेड चाहिए, ये चाहिए, सारे कंपार्टमेंट बना लो और उसके बाद इसको एआई को दे दो, वो आपको बड़ी अच्छी सी ब्यूटीफुल और कलर आपको कैसे चाहिए और सारा दे देगा। भाई मजा ही आ गया। मैं अपने आप से भी बनाती ना तो उतना अच्छा नहीं बना पाती, क्योंकि आई एम बैड इन दिस ना क्रिएटिविटी। मुझे मेरा कॉन्सेप्ट पता था उस माइंड मैप का कि मुझे इस चैप्टर का माइंड मैप बनाना है, मुझे माइंड मैप ऐसा बनाना है, तो मैंने हाथ से बनाया कि मुझे ये हाथ से बनाना है। मैंने हाथ से बनाया और वो हाथ से बना के उस पिक्चर को उसे दे दिया और उसने मुझे ढंग से बना के दिया। तो क्या हुआ, अब हम एजुकेटेड हैं तो मैं लर्निंग कर पाई। अगर मैं एजुकेटेड नहीं होती तो मैं वो लर्निंग नहीं कर सकती थी। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। अगर मैं खुद से बनाने बैठती तो मैं उसको बनाने में 2 घंटे लगाती, मैंने हाथ से उसे 15 मिनट में बना दिया।
और 15 मिनट में हाथ से बनाने के बाद मैंने उसे दिया और उसने 5 मिनट बना दिया। यानी कि जो काम मैं 2 घंटे में उतना अच्छा नहीं करती, उसने एफिशिएंटली 20 मिनट में करके दे दिया। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगर मैं रोज 1 चैप्टर के माइंड मैप बनाती, मैंने उस 2 घंटे में 5 चैप्टर्स के माइंड मैप बना दिए। ठीक है, और उसके बाद भी मैं रिलैक्स थी, टेंशन नहीं थी। ठीक है, तो जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो अपने पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पाते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल जाता है, उनका एटीट्यूड में चेंज आता है। जैसे कि आप कोएड एजुकेशन में पढ़ते हो जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के लड़कियों को एक दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। अगर सिर्फ बॉयज स्कूल में कोई पढ़ता है या सिर्फ गर्ल्स स्कूल में, तो वहां पे थोड़ी सी ये वाला इश्यू आ जाता है कि उनको नहीं समझ में आता। सिखाया वहां भी जा रहा है लेकिन वहां पे प्रैक्टिकलिटी नहीं हो रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। ठीक है, तो जबकि एक को एजुकेशन में आपको ये आउटलुक चेंज करने को मिलता है, आपके एटीट्यूड में चेंज आता है। अगर मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ तो मैं कॉमनली सबको ये बात बोल रही हूँ कि घर के काम में मदद करना, घर के काम करना इज नॉट हेल्प ऑफ मम्मी, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन हाउस होल्ड वर्क। तो ये सिर्फ एक जेंडर का काम नहीं है, ये हर उस इंसान का काम है जो घर में रहता है। ठीक है, आप एजुकेटेड हो, आप ज्यादा अच्छा अर्न कर पाते हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, आप अपनी हेल्थ पे ज्यादा काम कर पाते हो। आप एजुकेटेड नहीं हो, अब पहले क्या होता था, पहले हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, अब मोर्टेलिटी रेट हाई हो गया है। पहले विमेन जो डेथ होती थी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड योर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, क्यों डेथ हो जाती थी? क्योंकि वो पूरे टाइम प्रेगनेंसी के टाइम भी घर का ध्यान रखने में, घर के काम करने में लगे थे, नेवर टेक केयर अबाउट देयर ओन हेल्थ। लेकिन अब इस चीज पे फोकस आने लगा है कि भाई ये एक बहुत बड़ी चीज से निकल रही है, तो हमें इनको पूरा आराम देना है, हमें इनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। सोशल जस्टिस, अब देखो तुम्हारे जेनजीज ने सोशल जस्टिस दिलवाया। अब अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते, वहां होते, तो ये काम कर पाते? उन्हें अपने राइट्स पता थे, उन्हें हाइजीन भी पता थी, इसलिए उन्होंने वहां पे ये नहीं कि अगर वो डोमिनोज का पिज्जा मंगा रहे हैं, अगर वो स्टारबक्स की कॉफी मंगा रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता है कि हमें पी के क्यों नहीं फेंकनी। ये हाइजीन का, इतना हाइजीन का मेंटेन उन्होंने रखा कि रियल लाइफ में भी वहां पर बिना प्रोटेस्ट के वहां पे ज्यादा गंदगी होती है, विद प्रोटेस्ट वहां पे बहुत सफाई थी। तो ये आउटलुक क्यों चेंज हुआ? उनको अपने जस्टिस के लिए आवाज उठानी अगर आ रही है, उनको इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए बात करनी आ रही है, तो उन्हें ये भी पता है कि हमें प्रोटेस्ट में शांति से बिना तमीजी किए कैसे करना है, सफाई का ख्याल कैसे रखना है। ऐसा नहीं है कि बस हम चेंजेस के नाम को ऐसे करते हैं जैसे गाली हो गई हो। तो इसलिए हमें कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। ह्यूमन कैपिटल एक पढ़ने वाला, एक एम्फेसाइज्ड वाला, एक फोकस्ड पॉइंट होना चाहिए। ये मिला 7th 5 ईयर प्लान में। जब 7th 5 ईयर प्लान आया, तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको कि हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, वो एक अलग से पॉइंट रखा गया कि भाई हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की, रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट इसके लिए जो ये सब कुछ करेगा, इसके लिए जरूरत किसकी है? ह्यूमन कैपिटल। वो ह्यूमन रिसोर्स को तो एनहांस करो, उनकी स्किल को तो बढ़ाओ। उस स्किल को बढ़ाने के लिए जो आउटलुक चेंज हुआ, दैट वाज इन 7th 5 ईयर प्लान। और उस 7th 5 ईयर प्लान के बाद अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये पॉइंट आया है कि हमें किस तरह से ड्रामेटिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, तुम्हारा कॉमर्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग, अनस्किल्ड जॉब्स को भी कैसे स्किल्ड में हम कन्वर्ट करें, ये सब बातों पे उसमें फोकस किया गया। उसमें ऐसे नहीं करा गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज दिखाई गई कि ऐसा नहीं है कि आपके 95% तो आप साइंस ले लो, आपके अगर 70-80% तो आप कॉमर्स ले लो, आपके अगर 60% तो ह्यूमैनिटीज ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं सारी ब्रांचेस बराबर है। हमें समझना ये है कि आपका आउटलुक कहाँ है। हो सकता है कोई एक बच्चा साइंस में बहुत अच्छा हो, लेकिन साइंस में से फिजिक्स में अच्छा है,
लेकिन वो बिजनेस स्टडीज में भी उतना ही अच्छा है, उसका एंटरप्रेन्योर वाला माइंड है और वो आर्टिस्टिक भी बहुत है, क्रिएटिविटी भी बहुत है, तो वो क्यों जबरदस्ती केमिस्ट्री नहीं पढ़े? उसको फिजिक्स पसंद है, उसको मैथ पसंद है, उसे बिजनेस स्टडीज पसंद है, उसे डिजाइनिंग पसंद है, तो वो ये सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग करनी है। मुझे अकाउंट्स पसंद है, मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, मुझे बीएससी पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स पसंद है, लेकिन मैं इन सब के साथ फिजिक्स भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं इन सब के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि नहीं, हमें ये सब कुछ अडॉप्ट करना है, हमें बच्चों के अंदर वो इनकलकेट करना है जो वो ओरिजिनली अंदर से हैं, ये नहीं कि बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर था। आप लोगों को जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसको एक रीडिंग एनसीईआरटी से जरूर लगानी, एक रीडिंग जरूर लगा देना। ठीक है, नोट्स मैं दे रही हूँ, लेकिन इन नोट्स के बावजूद भी एक रीडिंग जरूर एनसीईआरटी से लगानी है।